मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकाई हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोशी से सुनता रहे, तो उसके उस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर का वेलपुर का दौरा, इंतखाबी जलसे से खिताब। वेलपुर से पुराना रिश्ता है, वेमला प्रशांत रेड्डी को अवाम भारी अक्सरियत से कामयाब करे। मुस्लिम वोट तकसीम ना हो, आजाद उम्मीदवार हाफिज लैकर हालिया इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, सियासी रहनुमा बरकरार। मकामी पुलिस और दीगर फोर्सेस के साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद की निगरानी में फ्लैग मार्च। अवाम बिला खौफ व खतर अपने वोट का इस्तेमाल करे, शिफाफ इंतखाबात के लिए पुलिस कमर बस्ता। कमिश्नर ऑफ पुलिस। गुज़िश्ता 9 सालों में तरक्कियात को यकीनी बनाया गया, 4 साल पसमानदगी 9 सालों में खत्म। बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब करे, अरबा ने मेरे बिगाला। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। प्रशांत रेड्डी मेरे बेटे जैसे कामयाब कायद है। प्रशांत रेड्डी की काबिलियत देखते हुए अवाम भारी अक्सरियत से फिर से एक बार जिताए। बालकोंडा हल्के के जलसे आम से सीएम केसीआर का खिताब। बालकोंडा हल्के के वेलपुर स्पाइस पार्क ग्राउंड में मुनक्किद किए गए जलसे आम से खिताब करते हुए सीएम केसीआर ने बताया कि मोते गांव की मिट्टी की ताकत बहुत दरखेज कुव्वत वाली है। आगाज में मोते गांव वालों ने बेबाक होकर हिमायत करते हुए गांव में टीआरएस पार्टी को एक नई जिंदगी दी, इसलिए मैंने मोते गांव की मिट्टी को अपने घर हैदराबाद ले गया था। अलैदा तेलंगाना के बाद वापस इस मिट्टी को मोते गांव वापस किया। अब इलेक्शन में कई पार्टियां मुकाबले में हैं। अवाम खुद जानती है कि किसकी कितनी ताकत है, किसकी क्या अहमियत है, कौन काबिल एतमाद है। अवाम सब कुछ जानती है, किस पार्टी से अवाम को कितना फायदा पहुंच सकता है। बहुत ही संजीदगी से सोचने की जरूरत है। अवाम की जीत ही सही जमहूरियत है। एक लम्हा अरसा हुकूमत करने वाली पार्टी आज भी फिर से एक मौका देने की गुजारिश कर रही है। बालकोंडा गुज़िश्ता में क्या था, प्रशांत रेड्डी आने के बाद कैसी तरक्की, कैसी तब्दीली लाई गई, ये बात अवाम को देखना है और एक सही फैसला लेना है। वेमला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से जिताने की सीएम केसीआर ने अवाम से अपील की। बीआरएस प्रशांत रेड्डी उन्नाडु, कांग्रेस को गायना, बीजेपी को गायना, ఇంకెవడన్నా కూడా ఇండిపెండెంట్ తేల్చడం. వీళ్ళని ఎట్లా వీళ్ళ సంగతి చూడాల్సిందే. ఈ అభ్యర్థి మంచోడా, ఈయన గుణమైంది ఘనమైంది చూడవలసిందే. కానీ నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే దయచేసి వీళ్ళు గెలవడమే కాదు, వీళ్ళ గెలుపు దేనికి దారితీస్తుంది, రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి దారితీస్తుంది. అది ఏం చేస్తుంది, ప్రభుత్వం ఏదో ఒకటి ఏర్పడవలసి వస్తుంది ఇక్కడ గెలిచే గెలుపులతో. వీళ్ళ వెనుక ఒక పార్టీ ఉన్నది, కాంగ్రెస్ కూడా ఒక పార్టీ, బీజేపీ ఒక పార్టీ, బీఆర్ఎస్ ఒక పార్టీ. ఈ పార్టీలకు కూడా చరిత్రలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ వైఖరి ఏందో మీ ముందున్నది. వాళ్ళకు అధికారం ఇచ్చినప్పుడు ఏం తవ్వ నడిచిండ్రో, ఏం నడకలు నడిచిండ్రో అది కూడా ప్రజల ముందర ఉన్నది. ఎవరి చరిత్ర తెలియక లేదు. కాబట్టి అభ్యర్థి ఏ పార్టీ నుంచి ఉన్నాడు, ఆ పార్టీ యొక్క దృక్పథం ఏంది, రైతుల గురించి ఏం ఆలోచిస్తుంది ఆ పార్టీ. కోరేది ఒకటే, ఇంతకుముందు ప్రశాంత్ రెడ్డి కన్నా ముందు చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు అయినారు బాల్కొండలో.
మరి అప్పుడేం జరిగింది, ఒక్క ప్రశాంత్ రెడ్డి కాలంలో ఏం జరిగిందో మీ కళ్ళ ముందే ఉందని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడు 18 సబ్ స్టేషన్లు కట్టిండు, పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు 40 తెచ్చిండు, మళ్ళా 3 కావాలని మొదలుపెట్టాడు దుకాణం. గత చరిత్రలో నేను కూడా ఎమ్మెల్యే ఉంటే సిద్దిపేటలో ఒక్క సబ్ స్టేషన్ కావాలంటే 3 ఏళ్ళు తిరిగేది. 3 ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ రాజ్యంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలితే, కరెంటు మోటార్లు కాలితే సగం రాత్రి కరెంటు, సగం పొద్దాక కరెంటు, పాము కాట్లు, కరెంటు షాకులు కొట్టుడు, మంది దచ్చుడు, కరెంటు ట్రాన్స్ఫారం కాలితే ఏముండే, ఆ తీయన బోరుకు 2000 జమ చేయండి. ఇదే కదా మళ్ళా గారాజ్యమే రావన్నా, మళ్ళా తెలంగాణ పొద్దాక కరెంటు కావన్నా, అదే ఆలోచించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఒకటే పాయింట్, ఎక్కువ అన్నం ఉడికిందా లేదంటే కుండంతా విసికే అవసరం లేదు. ఈరోజు ఇండియాలో మీరు టీవీలు చూస్తారు, పేపర్లు చదువుతారు, చర్చ చేస్తారు. ఇలా సెల్ ఫోన్ యుగం ఇది, ఎక్కడ ఏం జరిగినా మీకు న్యూస్ వచ్చేస్తుంది. మొత్తం ఇండియాలో మనది చిన్న రాష్ట్రం, 10 ఏళ్ల వయసు మాత్రమే ఉన్న రాష్ట్రం. ఒక్కొక్క రాష్ట్రం ఈ దేశంలో 70 ఏళ్ళు, 60 ఏళ్ళు, 65 ఏళ్ళ నుంచి రాష్ట్రాలు ఉన్నారు, వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఉన్నారు. మన పక్కకు మహారాష్ట్ర ఉన్నది, తమిళనాడు ఉన్నది, చాలా రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఇండియాలో. ఇండియా మొత్తంలో ఏ ఒక్క రాష్ట్రం కూడా ఇవాళ 24 గంటల కరెంట్ ఇయ్యదు. ఒక్క తెలంగాణనే ఇస్తుంది. ఎందుకు ఇస్తుంది, ఎట్లా ఇస్తుంది, ఆగును ఆయన నాగబట్టును. ఇక్కడ నేను మొత్తుకోవట్టాలి, నువ్వు మొత్తుకోవట్టు, ఏది మనసు పట్టాలి. మొత్తం మీటింగ్ అయినాక గజం దుంకుదాం, నేను కూడా దుంకుతాను ఇతను. ఏం కారణం, ఒక తెలంగాణను ఎట్లా ఇవ్వగలుగుతుంది, ఎందుకు ఇవ్వగలుగుతుంది, ఏం జరిగింది? ఈ నరేంద్ర మోదీకో పిచ్చి లేచింది, ప్రైవేటైజేషన్ పిచ్చి, ఒకటే పిచ్చిగా రైళ్లు ప్రైవేటు, విమానాలు ప్రైవేటు, ఓడరేవులు ప్రైవేటు. असेंबली इंतखाबात की नामजदगी का अमल इस माह की 3 तारीख से शुरू होगा। कागजात नामजदगी सुबह 11 बजे से पहर 3 बजे तक की जाएगी। बूथ इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर आर.डी. राजा गौड़ का मशवरा। बोधन इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर राजा गौड़ ने बोधन टाउन में आरडीओ ऑफिस में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस माह की 3 तारीख से असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगियों का अमल शुरू हो जाएगा। कागजात नामजदगी सुबह 11 बजे से पहर 3 बजे तक कबूल किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि दफ्तर से 100 मीटर के फासले तक दिफा 144 नाफिज कर दी है। इन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में 2,15,694 वोटर्स के लिए 246 पोलिंग मराकज कायम किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों से कहा कि वो कागजात नामजदगी के दौरान इंतखाबी खवानीन पर सख्ती से अमल करें और अवाम पुरअमन माहौल में इंतखाबात के इनेकाद में ताउन करें। నామినేషన్ ఇష్యూ కౌంటర్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే అభ్యర్థి నామినేషన్ వేయాలనుకుంటున్నాడో ఆయన కానీ ఆయన తరఫున ఏజెంట్ కానీ వచ్చి వాళ్ళ పేరు, తండ్రి పేరు, గ్రామము అనే వివరాలన్నీ కూడా రాపిస్తే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తోటి నామినేషన్ ఫామ్ కానీ ఫామ్ 26 అఫిడవిట్ ఫామ్ కానీ మేము ఇక్కడ నుండి సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళకి పంపిణీ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్ పరంగా కూడా మనకి ఈ 3వ తారీఖు నుంచి 15వ తారీఖు వరకు ఈ సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ పరిధిలో 100 మీటర్ల పరిధిలో 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి ఏసీపీ బోధన్ గారు నోడల్ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు, నామినేషన్ సెంటర్కి ఇన్ఛార్జిగా. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి గైడ్లైన్స్ ప్రకారం సెక్యూరిటీకి సంబంధించినటువంటి బందోబస్తు అన్నీ కూడా వాళ్ళు చూస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఎన్నికల కమిషన్ మరియు జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల క్రమము రేపటి నుండి నామినేషన్స్ తీసుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లను కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంగా మనకు బోధన నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి వివిధ వర్గాలకు సంబంధించిన ప్రజలను, అదేవిధంగా రాజకీయ పార్టీలను నా యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, బోధనలో మనకి ఎన్నికల ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది అంటే రేపు నామినేషన్ల ప్రక్రియ కానీ, తదనంతరం పోలింగ్ కానీ, తర్వాత కౌంటింగ్ కానీ, ఈ అన్ని దశల్లో కూడా మీ అందరూ కూడా సహకరించి शहर के 28, 50, 51वें डिवीजन में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की जानिब से इलेक्शन प्रचार, खवातीन ने इनका इस मौके पर वारहाना इस्तकबाल किया।
बीआरएस पार्टी को फिर से एक बार जिताने एमएलए की आवाम से अपील। अर्बन एमएलए बीआरएस पार्टी बिगला गणेश गुप्ता ने आज 28, 50, 51वें डिवीजनों में गाजरपेट, शिवाजी नगर, ब्रह्मापुरी कॉलोनियों में घर घर पहुंचकर इलेक्शन प्रचार में हिस्सा लिया। बीआरएस हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जा रहे तरक्याती स्कीमों के मुतालिक कामों को अवाम में तफसीली तौर पर बयान किया। खुसूसी तौर पर इनेकाद किए गए नौजवानों के मुस्तकबिल को लेकर आईटी टावर, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मिनी टंक बंद की तफसीलात को अवाम में बताया। तशहीर के इस प्रोग्राम में खवातीन ने एमएलए गणेश गुप्ता का वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 10 साल पहले शहर कैसा था, अब कितनी तब्दीली आई है, कितनी तरक्याती कामों को अमल में लाया गया है, हर डिवीजन में तामीर की गई है, सीसी सड़कें, तरक्याती कामों के मुतालिक इजहार किया। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने सीएम केसीआर की क़ियादत में बीआरएस पार्टी तीसरी बार इक़्तिदार संभालने के बाद गुज़िश्ता की तरक्याती स्कीमों को जारी रखते हुए नई तरक्याती स्कीमों को अमल में लाया जाएगा। खवातीन को 400 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा और खवातीन को 3000 रुपये पेंशन, राशन कार्ड के जरिए बारीक चावल दिए जाएंगे। खवातीन के लिए समख्या इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी। इस इंतखाबात में अवाम फिर से एक बार बीआरएस पार्टी को भारी अक्सरियत से जीता। इन्होंने अवाम से अपील की, मुसलमानों के वोट को तकसीम से बचाने के लिए आज़ाद उम्मीदवार हाफिज लईक खान हालिया इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। फिलहाल ना किसी के मुखालिफ ना ही मुआक़िब, सियासी रहनुमा बरकरार। उलमाए हुफ़ाज़ बोर्ड का मुतफ़िक़ा फैसला कि एक मीटिंग से एक माह क़बल हुई थी जिसमें सियासी उमूर तय करने का फ़ैसला हुआ था और एक पार्टी से सेकुलर पार्टी से टिकट का मुतालबा किया गया था, लेकिन चूँकि एमएलए की हैसियत से मैदान में उतरने के लिए बहुत ताख़ीर हो गई, लोगों से ये बात सामने आई और पार्टी के ज़िम्मेदारों से ये बात हुई कि ताख़ीर से मुतालबा किया गया है, इसलिए और पार्टी में भी और भी लोग हैं वो पहले से उसके हकदार है, इसलिए हम लोग ये फ़ैसला किए कि आज़ाद तौर पर आने वाले इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। और साथ ही साथ एक बात मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उसकी वजाहत आ जाए कि जिस दिन से वो इजलास हुआ, बाज़ लोग उस इजलास का मकसद मंशा समझे बग़ैर अपनी अपनी राय और गलत फ़हमियों को ख़ुद भी गलत फ़हमी का शिकार है और लोगों को भी उस गलत फ़हमी का शिकार कर रहे हैं। उसमें सिर्फ़ 2 चीज़ें तय हुई थी। एक चीज़ मजहबी लोग अपने तौर पर एक अपना सियासी रहनुमा तय किए, दूसरा क्योंकि इंतखाब का मौका है एक सेकुलर पार्टी से टिकट का मुतालबा किया गया था। अब वो मुतालबा पूरा नहीं हुआ, इसलिए इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया जा रहा है। अब उसको इतना गलत समझे कि क्या ये लोग आज़ाद ठहर कर फ़िरक़ा परस्त ताकतों का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, क्या मुसलमानों के वोटों को तकसीम करेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ना हम आज़ाद मैदान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उतरेंगे और ना ही हम मुसलमानों के वोट तकसीम होता हुआ देखकर बर्दाश्त करेंगे। और एक बात यह है कि उस इजलास के बाद से बाज़ लोग बग़ैर तहक़ीक़ के बात को फैला रहे हैं कि फ़लाँ से इतनी रकम ले लिए, फ़लाँ से इतनी रकम ले लिए, तो वो उनके बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि वो तहक़ीक़ के ज़रिए से बात को आगे बढ़ाएँ, खामखा लोगों को गलत फ़हमी का शिकार न करें। मैं वोट बराए नोट और वोट के लिए वोट क्योंकि वोट बराए नोट को मैं गलत समझता हूँ और इसी तरह वोट एक शहादत है, गवाही है, उसके लिए पैसों का मुतालबा करना या इस तरह एक ग्रुप बनाकर उसको ख़रीद फ़रोख्त करना, मैं अपने नज़दीक मेरा नज़रिया मेरा अक़ीदा ये है कि वो गलत चीज़ है, हराम है। अगर कोई उसके बावजूद भी इल्ज़ाम लगाता है तो वो अपनी आखिरत का ख़ुद ज़िम्मेदार है। अगर किसी को ये कि इसकी क्या कहेंगे तस्दीक तहक़ीक़ करना है तो रास्त मुझसे रब्ता करे, मैं आपको जवाब दूँगा। ये मैं अपनी सफाई या पारसाई के लिए बयान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मासूम और भोले भाले लोग बदगुमानी का शिकार ना हो, वो खामखा इनकी गलत फ़हमी की वजह से वो बदगुमानी जैसे अजीम गुनाह के मुर्तकिब ना हो, इसलिए बताना है। वरना सच क्या है गलत क्या है दुनिया जानती है, मुनसिफ मिजाज लोग भी जानते हैं, अल्लाह को मालूम है हकीकत क्या है। ज़िला निज़ामाबाद के अक्सर व बेशतर उलमा इकराम ने हाफिज़ लईक ख़ान साहब को सियासी रहनुमा के तौर पर
देखने की ख्वाहिश और का इजहार किया था, तो उस वक़्त ये बात तय पाई थी कि जो काम भी सियासी तौर पर होगा वो उलमाए किराम के बाहमी मशवरे से होगा, हाफिज़ साहब की अकेले की राय कुछ भी नहीं होगी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तय पाई है कि चूँकि उस प्रोग्राम में एक सेकुलर पार्टी से टिकट का मुतालबा किया गया था, जो पूरा न होने की सूरत में अब ये ऐलान किया जा रहा है कि हाफिज़ लई ख़ान साहब न किसी पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और न ही आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ठहरेंगे। बाज़ लोगों की जानिब से ये सवालात किए जा रहे हैं, इसलिए अवामुन्नास को हम ये बात बतलाना चाहते हैं कि आप मुतमईन रहें इंशाअल्लाह, और हम ये अपील भी करते हैं कि आप अपने वोट को तकसीम होने से बचाएं। अब हाफिज़ साहब किसी भी सूरत में इंशाअल्लाह ना किसी पार्टी से और ना ही आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से किसी भी किस्म से हिस्सा नहीं लेंगे। कि इंतखाबी एतबार से जो हाफिज़ लई ख़ान साहब के ताल्लुक़ से ऐलान किया गया था, सिर्फ़ उससे दस्तबरदारी इख्तियार की जा रही इस वजह से ताकि सेकुलर वोट तकसीम ना हो, मुसलमानों के वोट तकसीम ना हो और हमारे वोटों की तकसीम से किसी फ़िरका परस्त को आगे बढ़ने का मौका ना मिले। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ लई ख़ान साहब को गुज़िश्ता 1 माह पहले की मीटिंग में जो हमारा सियासी रहनुमा मुंतखब किया गया है, वह उस ओहदे पर इंशाअल्लाह बराबर बरकरार रहेंगे और कौम व मिल्लत के लिए खुसूसन शहरियान निज़ामाबाद के लिए जो भी मसाइल दरपेश होंगे इंशाअल्लाह वो आगे चलकर आगे बढ़कर इंशाअल्लाह उसको हल करते रहेंगे। फिर ये वजाहत करना चाहता हूँ कि आप हमारे पूरे एतबार से सियासी रहनुमा और कायद बरकरार रहेंगे इंशाअल्लाह। बोधन शहर के आरटीसी बस स्टैंड के करीब की अराजी खानगी होने का मालिक के अराजी का दावा, कागजात और फील्ड मौजूद होने का इजहार। महकमा आरटीसी की जानिब से अराजी महकमा आरटीसी की होने का दावा किया गया, जिसके खिलाफ मालिक के अराजी ने अदालत में मुकदमा दर्ज किया। दौरान मुकदमा आरटीसी महकमा की जानिब से अराजी दूसरे शख्स को लीज पर दी गई। अराजी का मालिक होने का दावा करने वाले शख्स ने महकमा आरटीसी के इस इक़दाम को तौहीन अदालत बताया और इंसाफ करने की अपील की और सवाल किया कि मुकदमा कोर्ट में है, फिर किस तरह अराजी लीज पर दी गई। इसे कहते हैं फुकट के माल पे फूफा के फातिह। ये आरटीसी बस स्टैंड के पास मेरी ज़मीन है। हाई कोर्ट में केस चल रहा है इसका। हाई कोर्ट में केस चल रहा। केस चलने के बाद भी आरटीसी वाले RM DM साहब जो है सो ये ज़मीन को लीज पे दिए। 40 दिन कहते मुंबई बाज़ार वालों को दिए। ये उसका कोर्ट का पेपर है, कोर्ट में ये केस चल रहा हाई कोर्ट में हैदराबाद में। आरटीसी वाले उसके बाद भी जो है सो ये मुंबई बाज़ार वालों को 1 लाख रुपये में 40 दिन कैसे लीज पे दिए। इला कोर्ट की इज्जत नहीं रखे लोग। कोर्ट में केस चलने कोर्ट की कोई अहमियत नहीं बता रहे लोग। फ़ोन करे तो कंप्लेंट भी कर रहे हमारे खिलाफ। हक इंसाफ होना, हमारी ज़मीन हमारे को वापस होना। चलो इलीगल कब्ज़ा कर रहे लोग ज़मीन पे। हमारे पास पेपर है, सेल डीड सब है हमारे पास, सेल डीड भी है मेरे पास और ऑनलाइन में इसी में सब में मेरा नाम है। उसके बाद भी ये लोग जो है ज़बरदस्ती जो टेंट डाले यहाँ पे, टेंट डाल के गवर्नमेंट से आरटीसी के DM साहब जो है परमिशन दिए लोग। बोधन में मुनक्किद किए गए योगा ग्रेजुएशन प्रोग्राम में नबीपेट मंडल के तकरीबन 150 गाड़ियों से भारी पैमाने पर नौजवानों की शिरकत। अवाम के इस जोश से दिगर पार्टियों में खौफ व दहशत। बीआरएस पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव, यूथ विंग मंडल सदर साई कुमार गौड़, तेलंगाना जागृति जिले सदर बड़ी तादाद में नबीपेट मंडल से तकरीबन 150 गाड़ियों में जुमेरात को बोधन में बीआरएस पार्टी के जेर एहतमाम युवा गर्जना सभा चले गए। अवंती राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी के जेर एहतमाम बोधन NSF स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली युवा गर्जना सभा में नौजवानों की बड़ी तादाद के आने से बीजेपी कांग्रेस पार्टियां कांपने लगी। इन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों की जमा पूंजी खत्म हो जाएगी और इस मीटिंग में तमाम शोबे जात से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की। ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున సభ ఏర్పాటు చేసుకున్న సందర్భంలో యువతరానికి రాబోయే కాలంలో మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కావచ్చు, కవితక్క కావచ్చు, మరి షకీలన్న కావచ్చు,
అనేక పథకాలు ముందున్నాయి. తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ భాగంగా ఈ యువత తరము మరి రేపొద్దున ఆలోచించాలా, ఎవరికి వేస్తే తెలంగాణ మరి సాధించుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు యువకులందరూ కూడా ఒక ఐకమత్యంగా చేసుకొని తెలంగాణ కట్టుబడి కళ్ళు కబుర్లు చెప్తా ఉన్నారు. ఇవాళ బీజేపీ పార్టీ కావచ్చు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు, కుల మత భేదాలు సృష్టించి మరి మా పిల్లలందరినీ విడదీస్తూ ఉన్నారు. మరి కుల మత భేదాలు లేకుండా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ముఖ్యమంత్రి సమాన హక్కులతోటి కుల మత భేదం లేకుండా ఏ రకంగా అందరికీ కూడా న్యాయం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ భావిస్తూ ఉన్నారు. కానీ బీజేపీ కాంగ్రెస్ కుట్ర పడుతూ ఉన్నారు, పిల్లల్ని తప్పుదారులు పట్టిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మరి మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మరి మా షకీలన్న గారు మరి మైనార్టీ సోదరుడిని కూడా అందరి సమానంగా చూడాలని సంకల్పంతో యువగర్జన మరి అక్కగారు रायपुर कैंप गांव में जो वेटरनरी क्लिनिक बड़े धूमधाम से बनाया गया था वो अब नाकारा है। मुकामी आवाम की शिकायत है कि ये समाजी सरगर्मियों में रुकावट बन गया है। बीआरएस पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव, यूथ विंग मंडल सदर साई कुमार गौड़, तेलंगाना जागृति जिले सदूर बड़ी तादाद में नवीपेट मंडल से तकरीबन 150 गाड़ियों में जुमेरात को बोधन में बीआरएस पार्टी के जेर एहतमाम युवा गर्जना सभा चले गए। अवंती राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी के जेर एहतमाम बोधन एनएसएफ स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुनक्किद होने वाली युवा गर्जना सभा में नौजवानों की बड़ी तादाद के आने से बीजेपी कांग्रेस पार्टियां कांपने लगी। इन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों की जमा पूंजी खत्म हो जाएगी और इस मीटिंग में तमाम शोबे जात से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की। ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున సభ ఏర్పాటు చేసుకున్న సందర్భంలో యువతరానికి రాబోయే కాలంలో మరి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కావచ్చు, కవితక్క కావచ్చు, మరి షకీలన్న కావచ్చు, అనేక పథకాలు ముందున్నాయి. తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ భాగంగా ఈ యువత తరము మరి రేపొద్దున ఆలోచించాలా, ఎవరికి వేస్తే తెలంగాణ మరి సాధించుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు యువకులందరూ కూడా ఒక ఐకమత్యంగా చేసుకొని తెలంగాణ కట్టుబడి కళ్ళు కబుర్లు చెప్తా ఉన్నారు. ఇవాళ బీజేపీ పార్టీ కావచ్చు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు, కుల మత భేదాలు సృష్టించి మరి మా పిల్లలందరినీ విడదీస్తూ ఉన్నారు. మరి కుల మత భేదాలు లేకుండా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ముఖ్యమంత్రి సమాన హక్కులతోటి కుల మత భేదం లేకుండా ఏ రకంగా అందరికీ కూడా న్యాయం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ భావిస్తూ ఉన్నారు. కానీ బీజేపీ కాంగ్రెస్ కుట్ర పడుతూ ఉన్నారు, పిల్లల్ని తప్పుదారులు పట్టిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మరి మనం చూస్తూ ఉన్నాం, మరి మా షకీలన్న గారు మరి మైనార్టీ సోదరుడిని కూడా అందరి సమానంగా చూడాలని సంకల్పంతో యువగర్జన మరి అక్కగారు असेंबली इंतखाबात को बगैर गलती साफ व शिफाफ तरीके से अमल में लाया जाए। अवाम को जोर दिया कि वो बिला खौफ अपना वोट हक इस्तेमाल करें। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर का बयान। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट में असेंबली इंतखाबात के तनासिर में फ्लैग मार्च का एहतमाम किया। फ्लैग मार्च में पुलिस एहलकारों और फौजी जवानों ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने अवाम को मशवरा दिया कि वो आजादाना और बगैर किसी दबाव के अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। उन्होंने मशवरा दिया कि आने वाले दिनों में वोट हक कारामद साबित होगा और उन लोगों को इनके इल्म में लाया जाए जिन्हें किसी ने धमकी दी है और एक ईमानदार लीडर का इंतखाब करे जिससे इन्हें फायदा हो। ये फ्लैग मार्च का आगाज खदीम कलेक्ट्रेट से हुआ और एनटीआर चौरास्ता, राजा राजेंद्र चौरास्ता, लक्ष्मी मेडिकल, नेहरू पार्क पर इख्तिताम को पहुंचा। इस फ्लैग मार्च में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एस जयराम, एसीपी राजू, जितेंद्र नदावत, असिस्टेंट कमांडेंट निजामाबाद, एसीपी, सीआई, एसआई, आर्मी फोर्स ने हिस्सा लिया। रुद्रपुर के रायपुर में गैर कानूनी तौर पर मुरम की खुदाई हुक्काम की नजरों के सामने, लेकिन वो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। मुकामी अवाम की बरहमी, आला हुक्काम से जवाब और कार्रवाई का मुतालबा। रुद्रपुर मंडल के रायपुर गांव मजाफात में गुट्टा इलाके में कुछ गैर कानूनी लोग गैर कानूनी खुदाई करके गुट्टों को तबाह कर रहे हैं। तरक्याती कामों के नाम पर टेलों की गैर कानूनी खुदाई करके लूटा जा रहा है। 2 जेसीबी मुरम की गैर कानूनी खुदाई कर रहे हैं और टिप्परों में मुरम ले जा रहे हैं। हुक्काम की नजरों के नीचे हमलो नकल के बावजूद मुकामी लोगों की शिकायत है कि हुक्काम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे।
स्मगलर गैर कानूनी तौर पर मुरम की हमलो नकल करके भारी रकम अपने जेब में डाल रहे हैं। गांव की आवाम का आला हुकाम से मुतालबा है कि मुरम की खुदाई करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। जिला सीपीएम पार्टी ने कहा कि पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस मलियाला गवर्धन को पार्टी से निकाल दिया गया। सीपीएम पार्टी ने मुतल्ला किया है कि वो इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी जो पार्टी का नाम इस्तेमाल करके अपने मुफाद के लिए काम करते हैं। रुद्रपुर मंडल के रायपुर गांव मजाफात में गुट्टा इलाके में कुछ गैर कानूनी लोग गैर कानूनी खुदाई करके गुट्टों को तबाह कर रहे हैं। तरक्याती कामों के नाम पर टेलों की गैर कानूनी खुदाई करके लूटा जा रहा है। 2 जेसीबी मुरम की गैर कानूनी खुदाई कर रहे हैं और टिप्परों में मुरम ले जा रहे हैं। हुकाम की नजरों के नीचे हमलो नकल के बावजूद मुकामी लोगों की शिकायत है कि हुकाम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। स्मगलर गैर कानूनी तौर पर मुरम की हमलो नकल करके भारी रकम अपने जेब में डाल रहे हैं। गांव की आवाम का आला हुकाम से मुतालबा है कि मुरम की खुदाई करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। इक़दाम से खबरें डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर का वेलपुर का दौरा, इंतखाबी जलसे से खिताब। वेलपुर से पुराना रिश्ता है, वेमला प्रशांत रेड्डी को अवाम भारी अक्सरियत से कामयाब करे। मुस्लिम वोट तकसीम ना हो, आजाद उम्मीदवार हाफिज लियाकत हालिया इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, सियासी रहनुमा बरकरार। मकामी पुलिस और दीगर फोर्सेस के साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद की निगरानी में फ्लैग मार्च। अवाम बिला खौफ व खतर अपने वोट का इस्तेमाल करे, शिफाफ इंतखाबात के लिए पुलिस कमर बस्ता। कमिश्नर ऑफ पुलिस। गुज़िश्ता 9 सालों में तरक्कियात को यकीनी बनाया गया। 4 साल पसमानदगी 9 सालों में खत्म। BRS को भारी अक्सरियत से कामयाब करे, अरबा ने मेरे बिगाला। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। दे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।